हेलो फ्रेंड, तो जिस वीडियो का आप सभी लोगों को इंतज़ार था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जेसे की वैकेंसी पे जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने टीयर 1 क्वालिफाई किया इसका। ठीक है, और टीयर 2 टाइपिंग जो था साथ में था। ठीक है, टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू से मैं बाहर हो गया था। तो मैं आपको इतना एक्सपीरियंस बता दूंगा अपना, ताकि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए इस बार। ठीक है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद किसी को होगा नहीं, क्योंकि मैंने इस वैकेंसी को काफ़ी पास से देखा है। ठीक है, क्योंकि मैं इतना अच्छा बता पाऊंगा आपको कि देखो, अभी आपको कोई कोर्स परचेज़ नहीं करना। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स वाले होंगे जो अपना कोर्स बेचेंगे और फालतू की बातें बताएंगे। ठीक है, आपको कोई बात नहीं करनी, आपको प्रिपरेशन करनी है सेल्फ। क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में सीजीएल की प्रिपरेशन की है, उसके बाद फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन की थी। तो भाई मैं भी उस समय 2020-21 के टाइम पे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था, जैसे आप लोग इस समय कर रहे हो। उस समय सीजीएल का प्रोसेस थोड़ा स्लो था, तो मैंने बैंकिंग में स्विच कर दिया था उस समय। तो भाई आप सभी लोग इस स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से सुनना। तो मैंने पूरा पूरा एनालिसिस लिख रखा है, और कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ना है इसमें भी। ठीक है, तो जो सीजीएल का स्टूडेंट है, चाहे बैंकिंग का स्टूडेंट हो या चाहे किसी भी फील्ड का स्टूडेंट है, तो भाई वो प्रिपरेशन ज़रूर करें। और ऐसा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं कि भाई इंग्लिश बहुत हार्ड आती है। इंग्लिश आसान आती है, इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो उसमें से ही आएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन पेपर जो होगा, ठीक है, एमसीक्यूज़ वाला, उसमें 50 नंबर की इंग्लिश, 25 के जनरल एप्टीट्यूड और 25 का आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका 25 का कंप्यूटर नॉलेज होगा। और आपको इन सभी में 50% स्कोर करना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये 100 वाला मार्क्स का जो है, इसमें आपको 50% से ऊपर लाना है। और ये 25 वाले मार्क्स का जो कंप्यूटर है, इसमें भी आपको 25 मतलब 50% से ऊपर लाना है। इसमें आपको 13 नंबर से ऊपर लाना है, और इसमें 50 से ज़्यादा लाना है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो, इसमें नहीं होते, तो आप तब भी बाहर हो जाओगे। इसमें होते हो, इसमें नहीं होते, तो तब भी बाहर हो जाओगे। तो दोनों में लाना ज़रूरी है। और हर एक पोर्शन में, मतलब चाहे आप टाइपिंग में भी मार्क्स मिलते हैं आपको इसमें। ठीक है, मेरी कोई वीडियो देख लेना इससे पहले वाली, उसमें सब मैं आपको टाइपिंग का दिखाया हुआ है मैंने जो है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में आपका 100 मार्क्स का होता है, इसमें भी आपको 50 प्लस लाना है। और उसके बाद फिर आपको जो टोटल होगा ना, वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, सबका मिला के। उसके बाद ये खुद, चलो कट ऑफ वगैरह तो सब बाद में डिस्कस करूँगा, ये स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो है। ठीक है, तो भाई आपकी इंग्लिश में आता क्या है। ठीक है, भाई इतना डर रहे हो आप लोग, तो मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका नॉर्मल अनसिन पैसेज, जिसमें से आपको पढ़ना होगा, उसमें से क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, 5 से 8 नंबर का आ जाता है ये। पैरा जंबल्स, जो नॉर्मली बैंकिंग और सीजल दोनों वाले तैयारी करते हैं, क्योंकि सीजल के मेंस में आता है, बैंकिंग के प्री और मेंस दोनों में आता है। ठीक है, ये चीज़ है। सेंटेंस अरेंजमेंट भी है, सेंटेंस को तोड़ देते हैं, उसमें अरेंज करना होता है। ठीक है, ये चीज़। फिलअप्स आते हैं इसमें। ठीक है, फिलर्स वगैरह, तो कई बार एक सेंटेंस में 2 फिलर्स भी दे देता है, और कई बार एक भी दे देता है, और कई बार ऐसा होता है दोनों चीज़ आ जाती हैं एक साथ। ठीक है, मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दिया था उस समय। ईडियम फ्रेजेस आते हैं 3-4 नंबर के। वोकैब भाई ये अलग अलग तरीके से पूछ लेता है वोकैब को। कई बार एक सेंटेंस में एक वर्ड उठा लेगा, उसका सेम मीनिंग पूछ लेगा, उसका अपोजिट पूछ लेगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा। तो वोकैब भी अच्छी खासी मार्क्स की इसमें आती है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस मतलब कुछ गलत कर देगा। ठीक है, बैंकिंग की लैंग्वेज में उसको सेंटेंस एरर डिटेक्शन कहते हैं, और सीजल में भी अच्छे थोड़ा थोड़ा आता है ये जो है। ठीक है, सेंटेंस सही वाला ढूंढना होता है, उसमें 4 सेंटेंस देते हो, तो वो उस तरीके से चीज़। ठीक है, तो इंग्लिश में भाई इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना अलग से। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके लेवल से नीचे की इसमें इंग्लिश आती है, वो थोड़ा सीजल और का मेंस लेवल का इंग्लिश है, आप सीजल वाले हो तो अगर। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। ये नॉर्मली आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स पड़े हुए हैं। या मैंने आपको टॉपिक बता दिया, यूट्यूब पे सर्च करना। ठीक है, और जाके अपना इस तरीके से तैयारी कर सकते हो आप ईज़िली। ठीक है, इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादातर। अगर कोई आता है तो भाई आप नीचे कमेंट में बता देना अगर आपको लगता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनसे बाहर आता है, क्योंकि मैंने पिछले 2017 का पेपर भी देखा है। ठीक है, मेरे पास आज भी है, और मैंने एक वीडियो बना भी चुका हूँ, उस पर देख लेना, चैनल पे मिलेगी। 2022 के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में देख चुका हूँ, क्योंकि वो मैंने खुद भी दिया था, तो मुझे भी पता है। ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अब आते हैं भाई जनरल एप्टीट्यूड कि भाई क्या पूछते हैं ऐसा। तो इसमें रीजनिंग और मैथ्स, उसका क्वांट्स का मिक्सचर है। ठीक है, जो आप टॉपिक सीजीएल या बैंकिंग में तैयारी कर रहे हो, वही टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग से नहीं आ रहा, ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स ही हैं। इसमें एडवांस मैथ नहीं आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, एडवांस मैथ नहीं आती। ठीक है, इसमें और आपके सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स और बाकी रीजनिंग है। तो इसमें रीजनिंग थोड़ी सी सीजल मिक्सड है। अगर कोई बैंकिंग वाला बच्चा है तो वो थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ लेना उसकी जो है सीजल की। अगर कोई सीजल वाला बच्चा है, थोड़ी सी जो है मतलब हल्की सी बैंकिंग की रीजनिंग पढ़ लेना, नॉर्मल है। ठीक है, और क्या टॉपिक्स हैं भाई अलग से, कुछ अलग से टॉपिक नहीं है। बैंकिंग में थोड़ी सिमिलरिटीज़ नहीं पूछी जाती, जैसे मतलब पूछ लेते हैं कि भाई पेन पेपर
फिर ऐसे ऐसे 2 बिंदु लगा देते हैं, उसके बाद फिर अगला कुछ सेम सा वर्ड देते हैं, उसका फिर एक फिलअप दे देते हैं, इस तरीके से ये चीज़ हो गई। बाकी बैंक में कैलेंडर नहीं आता तो भाई वो थोड़ा बैंकिंग वाले पढ़ लेना आप। ये DST मतलब डिस्टेंस स्पीड टाइम है। तो नॉर्मली ईजी पजल्स आती है, पजल भी 1 या 2-3 मार्क्स की मिलेगी आपको, ज़्यादा नहीं मिलती, ठीक है। तो ये बहुत ईजी पार्ट है जो कि इसमें अच्छा खासा स्कोर बच्चे कर देते हैं, क्योंकि बहुत लो लेवल का ये मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है। बस दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत आती है यहाँ पे जनरल नॉलेज पार्ट में। पता है इसमें क्या है? इसमें जो जुडिशरी वाला पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चाहे वो रिट्स हो, आर्टिकल बेस्ड पॉलिटी पूछ लेते हैं कि भाई इस आर्टिकल से कौन सी पोस्ट बनती है, या फिर इस आर्टिकल पे क्या मतलब मतलब क्या मतलब है इसका जो है, ठीक है, इस तरीके से। करंट अफेयर्स से नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 3 मंथ्स की पढ़ना नॉर्मली। उसमें भी ये पूछते हैं अगर किसी की डेथ होगी हो तो पूछ लेते हैं कि भाई वो क्या करता था बंदा काम। अगर जैसे कोई वो डांस फॉर्म थी उसकी किसी की, मतलब उस समय क्वेश्चन आया था कि भाई डांस फॉर्म की कोई किसी की डेथ हुई थी तो उसका डांस फॉर्म पूछा था कि भाई ये बंदा कौन से डांस फॉर्म करता था। अवार्ड और प्राइजेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डांस फेस्टिवल रिवर्स, बुक एंड ऑथर पे क्वेश्चन आ जाता है। मतलब जो आपके 3 महीने के अंदर अंदर करंट में रहते हैं ना, तो उनसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बाकी आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्या कहते हैं, साइंस से भी मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। जियोग्राफी से भी पूछ लेते हैं 2-3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो भाई ये थोड़ा सा एक वास्ट पार्ट है और थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है। और आप ज़रूर इसका जुडिशरी वाला पार्ट जरूर करके जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि भाई उससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं भाई आपका कंप्यूटर के पार्ट, जो कि 25 नंबर का, 13 से ज़्यादा नंबर लाना आपके ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना मार्क्स इस पोर्शन में खींच लोगे ना, तो आपको और इसमें दिक्कत नहीं आएगी फिर जो है, ठीक है। इसमें नॉर्मली जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस आपकी आती है, क्योंकि अब तो सीजल और बैंकिंग में, मतलब बैंकिंग में तो उसमें आती है RRB PO में, ठीक है। नॉर्मली कंप्यूटर अवेयरनेस टॉपिक्स जो आपने कभी पढ़ी होगी 12th, या फिर आपने जो भी ग्रेजुएशन किया होगा कभी थोड़ा बहुत, तो आसान वाली तो पूछते पूछते हैं, थोड़ा सा मुश्किल यहाँ आ जाती है। इनका लेवल थोड़ा हाई कर देते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड और MS ऑफिस। इसमें से लोग ना पढ़ के नहीं जाते, तो इस वजह से इनमें कई बार क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं उनको। तो ये तीनों टॉपिक ज़रूर करके जाना। इसमें तो शॉर्टकट कीज़, ठीक है, साथ में थोड़ी और चीज़ें की मतलब कॉलम रो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, सेल वगैरह, तो ये जरूर करके जाना थोड़ा थोड़ा सा बस इनके क्वेश्चंस, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर के ही उठाते हैं ज़्यादातर ये। तो आप कोई से भी मतलब सर्च करना, पुराने क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है, कोई हाथ ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। आपके सामने मैंने पूरा पेपर का ब्यौरा रख दिया है, क्योंकि पहले आप Tier 1 क्वालिफाई करोगे जब तो आप टाइपिंग तक पहुँचोगे। अब आते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी ना, उनके लिए बोनस पॉइंट, और जो छोड़ के चला गया होगा तो उसको बस दिक्कत ही दिक्कत है। देखो 2022 वाली में क्या था, वहाँ पे लिख रखा था 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इस वाली में क्या है ना, इसमें लिखा नहीं है कुछ भी ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना मतलब अपना डिसिप्लिन्ड है कि अगर ऐसी कोई गलती करता ना, ये मिसप्रिंट हो जाती, कि मतलब कुछ सोच रहे होंगे यार दिख नहीं पाया होगा, कुछ मिसप्रिंट हो गई होगी। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 3-4 बार टैली करता है, मतलब अपने नोटिफिकेशंस को। गलती के चांसेस बहुत कम है इनके यहाँ पे। इस बार क्या है ना कि भाई आपकी पहले Tier 1 हो रहा है, ठीक है, जो ये MCQs वाला है। उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई करेगा वो टाइपिंग में जाएगा, लेकिन 2022 में ऐसा नहीं था। 2022 में आपकी टाइपिंग और आपका ये वाला साथ में करा लिया था, ठीक है, ये चीज़ है। इस बार क्या है भाई, इस बार आपका Tier 1 करा रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे Tier 1 में क्वालिफाई हों ताकि टाइपिंग में पहुँचे, ठीक है। इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। अगर कोई नेगेटिव मार्किंग का सर्कुलर आएगा तभी हम मान के चलेंगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, वरना तो इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी है, ये बात है, ठीक है। और मेरे कितने मार्क्स थे क्या थे सब मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, ठीक है। मैंने कुछ मार्क्स हाइड किए हुए थे, वो मैं अपने कट ऑफ वाली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझानी है, ठीक है। बाकी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊँगा अभी और 1 हफ्ते बाद, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है। बाकी मैंने ये चीज़ें समझा दी हैं आपको। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो भाई ले लेना टॉपिक्स का, पहले इन टॉपिक्स को करना, उसके बाद किसी और टॉपिक पे जाना, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच, आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे आप। नॉर्मल वही टॉपिक है जो सीजीएल और बैंकिंग या फिर किसी और एग्ज़ाम वाले भी पढ़ते हैं। अगर कोई RRB की तैयारी कर रहा है ना भाई, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये, वो सारे ये टॉपिक्स पढ़ रहा होगा बस थोड़ी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो उसके लिए बोनस पॉइंट है। तो भाई ये मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है अपना, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। आपके जैसे और भी एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया GSA की स्पेशली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप लोगों को चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो आपके एग्ज़ाम डेट आउट है,
13 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है, सभी चीज़ आप यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट रहता है तो भाई वो पूछ सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तैयारी करते रहिए। कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, आपका भाई हमेशा आपका रिप्लाई देगा, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।